बेटा आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। तो EMI में जो सबसे पहली जो टर्म है दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था किसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। सो लेट अस स्टार्ट विद मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा, ये भी आपको क्या बताएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ, क्या बता रहा होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई भी एरिया होगा उसके नॉर्मल कितना पास करता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं बेटा, इट इज़ डिफाइंड एज phi इज इक्वल टू B डॉट A। और भाई आप इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, BA cos ऑफ थीटा। यहाँ पर जो B है ये आपका क्या होगा बेटा, ये पहले फाई तो कहलाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई कहलाएगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा A जो है आपका, A इज योर एरिया वेक्टर और थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और B बेटा यहाँ पे आपका क्या है, B इज योर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया अगर कांस्टेंट है तो आप phi इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, B डॉट A। और भाई B डॉट A को आपने क्या लिख दिया बेटा, BA cos थीटा। ये थीटा जो है वो एंगल है किस किस के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के अंदर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शंस आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की थी कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस, अगर सरफेस ओपन है तो, और अगर क्लोज सरफेस है तो वो हमेशा ही नॉर्मल आउटवर्ड रहेगा। ये हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऑलरेडी डिस्कस की है। अगर भाई वो वेरिएबल है तो बेटा उस केस में फ्लक्स को कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रल B डॉट DA। उस केस में इस इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे उसको, इंटीग्रल B डॉट DA, ये बात होगी। अब एक्चुअल में इस चैप्टर की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो बेटा ये आइडिया यहाँ से आया कि क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या, है ना। हमने पहले तो ये देखा कि भाई जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर था वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब ये आइडिया लगाया गया कि क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या, कि इसका उल्टा, कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर है तो कुछ ऐसा किया जा सकता है कि जिससे करंट पैदा हो जाए, जिससे करंट प्रोड्यूस हो जाए। और फिर वहीं से किसका आइडिया आया, वहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आइडिया आया। ठीक है, इंडक्शन का मतलब क्या होगा कि आपने बाहर से कुछ नहीं दिया, जो भी उस कंडक्टर के अंदर, जो भी उस बॉडी के अंदर प्रेजेंट था, उसी की मदद से क्या हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माने क्या हो गया, EMF इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब देखो कि हुआ कैसे ये। तो एक तो बेटा ये हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है इस पूरे चैप्टर के अंदर। वो क्या है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज B डॉट A, और अगर वो इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में लिखो तो वो ऐसे लिखोगे। तो यहाँ से अगर क्या हो जाए बेटा, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री अगर हो जाता है बेटा, उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। भाई एक्चुअल में जो फ्लक्स है वो किसका मेजर है, कि जो भी आपका कोई एरिया है उसके नॉर्मली कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स, रिलेटिव, है ना, एग्जैक्ट नहीं बात करें क्या कि वो प्रोपोर्शनल है उसके, तो वो कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स रिलेटिवली पास करता है। थीटा 90 का मतलब समझो बेटा, लेट अस से कि ये ऐसे, या एक और एग्जांपल देते हैं। देखो मान लो कि ये कोई आपका क्या है बेटा, ये कोई आपका एरिया है,
जिसके थ्रू आप बात कर रहे हो। तो बेटा ये अगर एरिया है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो या तो इस तरफ रहेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब इस केस में अगर क्या हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं अगर, है ना, इस तरह से इस सरफेस के पैरेलल अगर हैं, तो आप देखो कि इस सरफेस के थ्रू जब मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो इसको क्रॉस कोई नहीं कर रहा, इसको सिर्फ क्या करें, टेंजेंशियली क्रॉस करके जा रहे हैं, एक्चुअल में इस एरिया से पास नहीं कर रही कोई भी फील्ड लाइन। तो वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा, जो कि फॉर्मूले से भी दिख रहा है कि भैया एरिया वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो एक तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है आपने कि यहाँ पे जो एंगल आपको लेना है वो एंगल किस किस के बीच में लेना है, जो एरिया वेक्टर है उसमें और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें। तो इस केस में बेटा अगर सरफेस एरिया ये था आपका, है ना, इस वाले प्लेन के अंदर, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुआ बेटा, है ना, अगर मैं बात करूं, और एरिया वेक्टर आपका इस तरफ हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। तो कोई भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करके गई इस एरिया को, इसलिए क्या हो गया, इसलिए इस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका वो ज़ीरो आ गया। और देख लो कि भाई जरा ऐसे करें बेटा कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने कोई लूप ऐसे रखी हुई है इस तरीके से, ऐसे समझ लें कि ये देखो, ये इस तरह से एरिया वेक्टर मानो और उसमें आपने ये रख दिया बेटा इस तरीके से, है ना, ऐसे मान लो कि ये है, ये लूप है और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो एक्चुअल में अब आप देखो कि अगर ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल थीटा है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको इसका एरिया वेक्टर बेटा वो तो ऐसे बनेगा, इसके नॉर्मल ऐसे समझो कि भाई ये जो आपका था बेटा ये एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना बनेगा। देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये जो थीटा जो एंगल बन रहा है बेटा वो तो इस प्लेन के साथ और मैग्नेटिक फील्ड में बन रहा है, लेकिन मुझे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो बेटा इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो आप ऐसे बनाएंगे, तो ये थीटा, तो बेटा ये टोटल ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो इस केस में जो एंगल आएगा ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आपका जो एंगल आना चाहिए बेटा वो एंगल किस किस के बीच में आना चाहिए, वो एंगल किस किस के बीच में आना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको, ये आपका एरिया वेक्टर बेटा। तो ये तो सिंपल हो गया, आप बिल्कुल जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे जो सवाल किए थे आप बिल्कुल उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स के सारे सवाल कर सकते हो, उस पर बहुत ज़्यादा आप टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो आगे क्या हुआ बेटा कि हमने कोई भी किसी भी क्या किया बेटा, कोई भी लूप थी आपकी, क्लोज लूप थी, अगर हमने क्या करना शुरू किया, देखो या तो वहाँ पे लेट अस से कि बेटा ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने ये क्लोज्ड लूप रख दी, ये क्लोज्ड लूप रख दी, ये क्लोज्ड लूप रख दी। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ये एक्सपेरिमेंटली किया गया ना, ये क्या किया, एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि भाई अगर मैं ये वाली जो कॉइल है इस रीजन के अंदर या तो इस मैग्नेटिक फील्ड को बदल दूं, सबसे पहले लेटेस्ट से मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो कुछ भी था, 2 टेस्ला था, 5 टेस्ला जो भी था, अब उस मैग्नेटिक फील्ड को बदलना शुरू कर दिया, यानी घटा भी सकता हूँ बढ़ा भी सकता हूँ। जब मैंने घटाया या बढ़ाया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो गया। वो मैंने किसके थ्रू देखा, वो मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दी, उसके थ्रू देख लिया। तो भैया अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बदला तो भी उससे बात बन गई। अब मैंने क्या किया कि इसको मूव करना शुरू करवा दिया इस रीजन के अंदर, तो जब मैं इस रीजन के अंदर इसको मूव करवा रहा हूँ तो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गया। जब मैं इस लूप को घुमा रहा हूँ इस रीजन के अंदर तो भी क्या हुआ, तो भी ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये हमने सब प्रैक्टिकली देखा। हमने देखा कि भाई किस किस के बदलने से, बी के बदलने से, एरिया के बदलने से
और घुमाने का मतलब ये हुआ बेटा कि आपने जो इन दोनों के बीच में जो एंगल रखा था वो भी अगर बदल दिया तो भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया। ये तीनों चीज़ें तो किसके अंदर आ रही हैं? ये तीनों चीज़ें तो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर आ रही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भैया जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका कहीं ना कहीं लेना देना किससे है? उसका कहीं ना कहीं लेना देना फ्लक्स के साथ है। किससे लेना देना है? उसका फ्लक्स के साथ लेना देना है। क्लियर है ये बात? तो यहीं से ये आइडिया आया कि भैया कि जो आप अभी बात बोल रहे हो बी को बदलने से, ए को बदलने से या एंगल को बदलने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। इसका मतलब कि एक्चुअल में ईएमएफ तब इंड्यूस होगा जब आप क्या बदलेंगे? जब आप फ्लक्स को बदल देंगे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो वहाँ पे क्या इंड्यूस होगा? तो उस केस के अंदर बेटा आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये बात आई, ठीक है। तो भाई इसका यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? जब भी क्लोज्ड लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो लूप में ये बेटा मैं चाहे ईएमएफ बोलूँ चाहे करंट बोलूँ तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं दोनों इंटर रिलेटेड हैं। जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा वहाँ पे करंट का भी खेल आ जाएगा, ठीक है। तो लूप में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वहाँ पर ऐसे केसेस में क्या होगा? ईएमएफ जो है बेटा आपका वो ईएमएफ क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। So, magnetic flux is proportional to the number of magnetic field lines crossing the area normally। जो भी वो एरिया है उसको जो नॉर्मली जो पास करेगा है ना उसको कहा जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर ये नंबर ऑफ फील्ड लाइन, अभी हम बात करेंगे कि जो फील्ड लाइन्स है यही तो मैग्नेटिक एनर्जी कैरी करती हैं। इसका मतलब कि फ्लक्स जो है बेटा इट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक एनर्जी, रिलेटेड टू मैग्नेटिक एनर्जी, वो मैग्नेटिक एनर्जी से रिलेटेड है बेटा। ये बात आई अपने फ्लक्स के बारे में। अब फ्लक्स देखो क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट है किस किस का? एरिया वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका वो कैसी क्वांटिटी है? इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है बेटा। इट्स एसआई यूनिट, देखो भाई इसकी एसआई यूनिट आपने क्या लिखा है? BA, इसका तो डायमेंशन लेस है तो ये तो टेस्ला हो गया और ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, और बेटा इसको हम वेबर भी बोलते हैं, वेबर। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है और उसकी एसआई यूनिट क्या है? वह टेस्ला मीटर स्क्वायर है, ठीक है बेटा। देखो अब आगे, तो देखो बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं फ्लक्स को। भाई ये मान लो कि ये अपनी क्या है, ये कोई एक स्क्वायर लूप है बेटा जिसका रेडियस r है और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B है, और सिंपल आपसे पूछा गया है कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना है। तो भाई इसके थ्रू बेटा जो फ्लक्स आएगा वो आप कैसे लिखेंगे? भाई सीधा सा फॉर्मूला है B डॉट A, या आप उसको लिखें BA cos थीटा।
तो आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना बेटा, और एरिया वेक्टर की दो डायरेक्शन है, या तो एक तो नॉर्मल आउटवर्ड एक नॉर्मल इनवर्ड। तो ओपन सरफेस के केस में हमने क्या कहा हुआ है कि भैया हम एंगल फिर वो ले लेंगे जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या आ जाए, वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो यानी कि बेटा यहाँ पे एंगल आप देखो कि 0 डिग्री हो गया दोनों के बीच में, तो फ्लक्स आप कैसे लिख देंगे, b इंटू एरिया आपका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉस ऑफ 0 डिग्री, और b पाई आर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप। ठीक, और देखो भाई ये एक फॉर्मूला, एक और नई चीज़ आपको समझाते हैं। देखो देखो भाई, ये कोई एक क्लोज्ड लूप है जिसका जो रेडियस है बेटा वो b है। अब इसके बिल्कुल यहाँ पे सेंटर से एक a रेडियस का बनाता हुआ रीजन है जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अब आपको ये बताना है कि इस लूप के थ्रू जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना होगा, फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। एंगल तो 0 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये कि सर यहाँ से दो बातें आती हैं कि सर एक तो ये हो सकता है b इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर, या भाई फ्लक्स आपका क्या हो सकता है b इंटू पाई इंटू स्मॉल b का स्क्वायर। इन दोनों में से कौन सा सही है? भाई मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही है, एरिया कौन सा कंसिडर करूं, एरिया लूप का कंसिडर करूं कि एरिया मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसिडर किया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो एक्चुअल में बेटा ये जो आपने जो फॉर्मूला लिखा है बी ए कॉस थीटा वाला, इसमें ए कौन सा एरिया है? ए इज नॉट द एरिया ऑफ द लूप, ए इज नॉट द एरिया ऑफ द लूप, ए इज द एरिया ऑफ द लूप जिस पार्ट में क्या प्रेजेंट है, जिस पार्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। बेटा ये बात नोट कर लो, ए आपको वो एरिया कंसिडर करना है जितने पार्ट के अंदर आपका क्या प्रेजेंट हो बेटा, जितने पार्ट के अंदर आपका एरिया, जितने पार्ट के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। जरा समझो इसको, प्रैक्टिकली थोड़ा सा लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि सर अभी तो हमने बात की थी कि किसके बारे में बताएगा, फ्लक्स अपने को बताएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बारे में। अच्छा, तो अगर सर क्या हो गया कि एक्चुअल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो कांस्टेंट है, वो तो इतने ही एरिया में प्रेजेंट है। अगर मैं एरिया ऑफ द लूप लेता रहूँगा तो फ्लक्स बढ़ता रहेगा, बट एक्चुअल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो उतनी ही है, इसलिए इसमें गड़बड़ है। इसका मतलब मुझे कौन सा एरिया लेना है, हमें वो एरिया कंसिडर करना है लूप का जिसमें क्या प्रेजेंट है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाला बेटा गलत हो जाएगा, ये वाली बात सही रहेगी। हमें लूप का सिर्फ वो एरिया कंसिडर करना है, सिर्फ वो एरिया कंसिडर करना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। बेटा सिर्फ उतना पार्ट हमें कंसिडर करना है, उससे ज़्यादा पार्ट कंसिडर नहीं करना। ठीक है भाई, चलो। तो बेटा ये वाला ऑल्दो मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कभी पढ़े तो ध्यान होना चाहिए कि एरिया जो है वो सिर्फ लूप के उस पार्ट का लिया जाएगा जिस पार्ट के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है भाई, बाकी पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे हम, है ना। देखो भी आगे, तो भाई अब हम बात करते हैं बेटा जो ईएमएफ अपना जो इंड्यूस हुआ, ईएमएफ जो आपने इंड्यूस्ड हुआ, उस ईएमएफ को इंड्यूस करने के, उसको पैदा करने के 3 तरीके हैं। पहला क्या कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। आप मैग्नेटिक फील्ड को, भाई सीधी सी बात है, जब फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक एरिया और एक आपका एंगल।
तो आप मैग्नेटिक फील्ड को बदल सकते हो। कैसे बदल सकते हो भाई? या तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो या फिर मैग्नेटिक फील्ड को घटा दो। एक तरीका तो ये कोई पूछ सकता है आपसे, टेल द पॉसिबल वेज टू इंड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, टू इंड्यूस EMF। तो इसके बेटा पहला तरीका क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को बदलो। आप मैग्नेटिक फील्ड को घटा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हो। दूसरी जो बात है दैट इज चेंज इन एरिया वेक्टर। माने कि आप क्या बदल सकते हो बेटा? एरिया को बदल सकते हो। एरिया को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मोशन ऑफ द कॉइल इन द प्लेन ऑफ कंडक्टर, सॉरी इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लो इतने पार्ट के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इस केस में ये अपनी कोई क्लोज लूप है, तो इसका हम मोशन करवाएं कैसे? कभी बाहर की तरफ खींचे, कभी अंदर की तरफ ले जाएं, कभी बाहर लाएं। तो ये जो प्रोसेस रहेगा इसमें बार बार क्या बदल रहा है? आपका एरिया वेक्टर बदल रहा है, एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो यहाँ पे भी EMF इंड्यूस हो जाएगा। और तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो कंसेप्ट है वो क्या है कि आप किसको बदल लें? चेंज इन थीटा। थीटा बेसिकली क्या चीज़ था बेटा? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो उसको आप क्या कर सकते हो? आप कॉइल को रोटेट करवा के ऐसा कर सकते हो, बाय रोटेटिंग द कॉइल। तो कॉइल को बेटा आप रोटेट कर सकते हो इस तरीके से। 3 तरीके हैं अपने पास जिससे कि क्या किया जा सकता है, जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बदला जा सकता है और जिससे करंट या EMF को क्या किया जा सकता है? इंड्यूस किया जा सकता है। भाई यहाँ पे भी आप उस तरह के 1-2 क्वेश्चंस करना चाहो तो देखो, जैसा कि हमने फ्लक्स में किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, वैसे 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो भाई, तो यहाँ पे भी बेटा जो हम फ्लक्स लिखते हैं ना, क्या कि फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा। तो एक्चुअल में A cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है? इसको प्रोजेक्शन एरिया लिखा जा सकता है। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताया था, लेट अस से कि कोई फुटबॉल है, अगर आप उसको बहुत दूर से देखेंगे तो वो आपको क्या दिखाई देगा? वो आपको एक सर्कल दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन। अगर आप किसी कोन को देखेंगे, कोई सॉलिड कोन है, अगर उसको आप दूर से देखेंगे तो वो आपको एक ट्राइंगल दिखाई देगा, दैट इज द प्रोजेक्शन एरिया। तो अभी मान लो कि ये कोई एरिया है, ठीक है बेटा, ये क्यूब मान लो, कोई क्यूब ऑफ साइड A, और भाई इसको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। आपसे कोई पूछे फाइंड द फ्लक्स, देखो क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। फ्लक्स एंटरिंग द क्यूब, पहला पार्ट। फ्लक्स लीविंग द क्यूब, और बेटा ये भी पूछ सकता है कि नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ये 3 चीजें पूछ सकते हैं आपसे। तो देखो एंटरिंग, तो बेटा एंटर तो देखो इस वाले पार्ट से वो होगा, है ना, इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से, इन पार्ट से अगर मैं बात करूं भाई, टोटल इसके 6 फेसेस है, 6 में से 4 फेस के बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो उस पार्ट से तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ आपका ये वाला फेस और भाई ये वाला फेस। इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर नॉर्मल आउटवर्ड तो इधर आएगा, यानी कि ये इस वाले फेस पे जो एंगल रहेगा एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वह एंगल 180 डिग्री रहेगा।
और इस वाले पार्ट में अगर बात करें बेटा तो यहाँ वाले पार्ट में आपके बीच में एंगल कितना रहेगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल रहेगा। तो देखो भी फ्लक्स एंटरिंग द क्यूब, तो बेटा कितना हो जाएगा b इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, तो बेटा ये हो गया आपका माइनस बी ए स्क्वायर। लीविंग के केस में बात करें तो वो कितना हो जाएगा बी ए स्क्वायर कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो विच इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर। बेटा आपसे पूछा नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो देखो जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है, तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका है नेट फ्लक्स। आप और देख सकते हैं बेटा इस तरह के क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत किए थे। एक क्वेश्चन और रिवाइज करवा देता हूँ आपको। मान लो कि ये कोई कॉन है बेटा, इसका रेडियस r, इसकी हाइट क्या है h, और इसको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है आपने। आपसे पूछा है फाइंड द फ्लक्स एंटरिंग द कोन, कितना फ्लक्स कोन में एंटर कर रहा है। तो बेटा इसका जो प्रोजेक्शन एरिया बनता है वो प्रोजेक्शन एरिया तो आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो बेटा ये देखो हाइट h है और इसका बेस अगर बात करें तो टोटल 2r है। तो फ्लक्स की बात करें तो b इंटू बेटा इसका एरिया क्या हो गया, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेटा ये बन गया आपका BRH। मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में वो ERH बन गया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे था। तो इस तरीके से हम वो क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या कि फ्लक्स आपको कैसे कैलकुलेट करना है। अब बेटा अगली बात है कि ये जो आपका मैग्नेटिक, ये जो आपका EMF जो आया है या इंड्यूस्ड करंट जो आया है, इंड्यूस्ड करंट के टर्म्स में देखते हैं बेटा सब बातें। इंड्यूस्ड करंट के पास दो चीज़ें होंगी बेटा, एक तो होगी उसकी डायरेक्शन कि भाई करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है, और दूसरा जो चीज़ है बेटा, दूसरी जो चीज़ है वो है आपका मैग्नीट्यूड कि कितनी मात्रा में करंट इंड्यूस हुआ। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। तो बेटा डायरेक्शन तो जो है वो हम पढ़ेंगे किसकी मदद से, बाय द हेल्प ऑफ लेंज लॉ, और जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड हम पढ़ते हैं किससे, फैराडेज लॉ से। ऑल दो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें हैं वो फैराडेज लॉ अकेला भी बता सकता है, लेकिन हम इंडिविजुअल लेंज लॉ से मैं हमेशा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट देखूंगा, और जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा फैराडेज लॉ से देखेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेंज लॉ, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। लेंज लॉ जो है बेटा वो किसको फॉलो करता है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, उसको ओबे करता है, उसी पे बेस्ड है। देखते हैं हम जरा। So now let us start with very important topic, that is लेंज लॉ। देखो भाई लेंज लॉ, भाई अगर लेंज लॉ की एक्चुअल जो डेफिनेशन है ना, उस डेफिनेशन को पहले लिख लेते हैं। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF is such a way that it opposes the cause of change in magnetic flux. कहता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी ताकि जिस भी कारण ने, है ना, जिस भी कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हुआ है ये उसको क्या करेगा, ये उसको ओपोज करेगा। ये तो इसकी नॉर्मल भाषा होगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं अब क्या मतलब है इसका।
एक्चुअल में इसको हिंदी में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब बेटा पता क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस भी कारण ने, पहली बात तो कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, पक्का होगा, जब भी फ्लक्स बदलेगा ईएमएफ इंड्यूस होगा ही होगा। तो कहता है कि भैया जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो इस तरीके से डायरेक्शन होगी कि जिस भी कारण ने उसको क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, पैदा किया है, ये उसी कारण को क्या करने की कोशिश करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो लिख सकते हैं बेटा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि वह उस कारण को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा जिसने उसे प्रोड्यूस किया। जिसने उसे प्रोड्यूस किया। अब समझते हैं ज़रा इसको कि क्या मतलब है इसका। देखो भाई, मान लो कि ये कोई क्या है बेटा, ये कोई एक क्लोज्ड लूप है और ये मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है आपने, ये मैग्नेटिक फील्ड, और लेटेस्ट से कि आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना बेटा, इस चैप्टर के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ऑलरेडी जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ है। भाई सीधी सी बात है, ये क्या चाहेगा, ये जो लेंज लॉ है ना, ये आप ये मानिए कुछ कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, है ना। क्या मतलब है ओपोजिशन पार्टीज़ का? मतलब कि भैया जहाँ जो भी पार्टी ओपोजिशन में है तो कोई काम सही हो चाहे कोई काम गलत हो, उसका काम क्या है, उसको हमेशा ओपोज करना कि जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि वो कब विरोध नहीं करेंगे उसका, जब जो जैसा चल रहा है वैसा चलने तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसी तरह से लेंज लॉ भी कह रहा है कि मान लो बेटा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी मैग्नेटिक फील्ड है, या आप ऐसे समझो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ फाई है। तो अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आप बढ़ाएंगे तो ये क्या कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना नहीं चाहिए, उतना ही रहना चाहिए जितना कि पहले था। समझ में आया? अभी आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो ये नहीं चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़े, ये चाहेगा जितना पहले था उतना ही अब भी रहे। तो उसके लिए क्या करेगा, ईएमएफ कुछ इस तरह से जनरेट करेगा, करंट कुछ इस तरह से जनरेट करेगा ताकि ये क्या कर पाए, ये अब जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है उसको घटा पाए। अब उस मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है उसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट करना पड़ेगा। तो बाहर की तरफ जनरेट कैसे करेगा कि भैया ये अंदर है, बाहर की तरफ देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, और लूप की बात करें तो करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, आप अपने फिंगर्स को कर्ल करें, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आ गई। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसे इंड्यूस हुआ बेटा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इंड्यूस होगा। यानी कि अगर देखो अगला एक और केस देख लेते हैं। देखो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा था, वो अंदर बढ़ने नहीं देना चाहेगा, वो क्या चाहेगा अंदर उतना ही हो जितना पहले था। तो उसके लिए वो बाहर की तरफ ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो मैं बाहर की तरफ क्या करूँगा, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन रख के और फिंगर्स को कर्ल करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और देखते हैं बेटा सेम यही एग्जाम्पल क्रॉस रखते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को बेटा घटा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं।
अब मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करोगे तो कहेगा नहीं भैया उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। तो इस बार ये क्या करेगा, इस बार ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो अब मैग्नेटिक फील्ड इस बार अंदर की तरफ रहेगा बेटा। तो जो डायरेक्शन आई इस बार, वह डायरेक्शन आपकी कैसी आ जाएगी, वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस केस में आएगी। करंट की डायरेक्शन बता रहा हूँ बेटा हर केस में, करंट की डायरेक्शन। और ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा, और देखो देखो भाई, जैसे ये क्लोज लूप रखी है और ये कोई इनफाइनाइट वायर है यहाँ से, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और करंट बढ़ने लग रहा है। तो भाई सीधी सी बात है, पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो देखो बेटा, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस वाले रीजन में अंदर की तरफ रहेगी, यानी कि इस वाले पार्ट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वह क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। और करंट आप बढ़ाते जाओगे भाई, इनफाइनाइट वायर के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है अंदर की तरफ तो करंट इंड्यूस होगा, या आप कह सकते हो कि ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जनरेट हो। तो बेटा बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो बाहर की तरफ आप थंब को करके जब फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये कैसे डायरेक्शन आ गई, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई है आपके पास। इस वाले केस में अगर बात करें तो इस वाले केस में देखो, इस वाले रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है बेटा, और वो घटने लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी घट रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो ये तो बाहर की तरफ ही और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो बेटा इस केस में भी जो डायरेक्शन आपकी आई वो कैसे डायरेक्शन आ गई, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी आ गई। देखो भी, और लेंज लॉ पे प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस कर लो थोड़ा। दो कंसेंट्रिक लूप रखी हैं बेटा, बाहर वाली लूप में जो करंट आई फ्लो कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, इसमें करंट आई है वो डिक्रीज कर रहा है। आपको इस वाली लूप के अंदर डायरेक्शन बतानी है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या जो करंट इंड्यूस होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी। करो बेटा, एक बार ट्राई करें सभी लोग। करो भी, करो जल्दी से एक बार सभी लोग अपने एंड से कोशिश करें, फिर देखें कि आंसर सही आया कि नहीं।
करो भी ज़रा एक बार। देखो बेटा, इस वाले केस में अगर बात करें तो इस वाले केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना बेटा, तो अंदर वाले रीजन में, मुझे तो अंदर वाले रीजन से मतलब है, अंदर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वह तो डॉट है, माने कि वो आउटवर्ड आ रहा है। करंट बेटा आपका बढ़ने लग रहा है तो वो इस बार मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जनरेट करने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ जनरेट करेगा। अंदर की तरफ जनरेट करेगा तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट आपका आया, वो डायरेक्शन ऑफ करंट आपका कैसा आएगा इस केस में, वो क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज। इस वाले रीजन में बात करूं बेटा, है ना, इस वाले रीजन के अंदर अगर हम बात करें तो इस वाले रीजन के अंदर तो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आपकी कैसी है, वो आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। करंट घटने लग रहा है तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रहेगा, फिंगर्स को कर्ल करेंगे आप, तो बेटा ये आपकी डायरेक्शन कैसी आ गई, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये लूप है, यहाँ पे पार्ट अलग अलग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग पार्ट होगा वो तो वही पार्ट होगा जो कि इसके सबसे पास में रखा हुआ है। तो मुझे बाकी सबसे कंसिडर करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ जो पार्ट इसके बिल्कुल पास में उसके कारण से कंसिडर करेंगे। तो इसके कारण से जो बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो तो क्रॉस है, और करंट आपका बढ़ने लग रहा है तो ये बाहर की तरफ जनरेट करेगा। बाहर की तरफ अगर ये जनरेट करेगा बेटा तो उस केस में ये डायरेक्शन क्या आ गई, यह एंटी क्लॉकवाइज आ गई, ये एंटी क्लॉकवाइज आई। ये देखो ये जो चार पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये करने से पहले हमें एक छोटी सी बात पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि कोई भी बार मैग्नेट जो है ना बेटा, ये बार मैग्नेट है जो नॉर्थ और साउथ से जो मैंने लिखा है इसका, तो बार मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बेटा अंदर और बाहर दोनों की तरफ होती हैं। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। यानी कि कैसा होता है बेटा, अगर मैं मैग्नेटिक इस बार मैग्नेट के अंदर बात करूं तो बार मैग्नेट के अंदर तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से कहां होती हैं, वो साउथ से नॉर्थ होती हैं, इनसाइड द बार मैग्नेट। और बाहर अगर मैं बात करूं बेटा, बाहर की तरफ वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका ऐसा पैटर्न होता है। अब जरा ये सवाल करें भाई, कुल मिलाकर के ये बात समझ में आ गई कि लेंज लॉ साहब क्या कह रहे हैं कि जिस भी कारण ने उसको क्या किया, प्रोड्यूस किया, ये उसी कारण को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। आप ऐसा देख सकते हैं, हर जगह ऐसा ही हुआ है। अब इस केस में देखो, पहले इसको लॉजिकली समझते हैं भाई, कि आप इस पोल को इस तरफ लेकर के आ रहे हो, ये इस बार मैग्नेट को ऐसे लेकर के आ रहे हो, तो भैया हम ये बात जानते हैं कि कोई भी जो सर्कुलर लूप है वो किसकी तरह बिहेव करती है, वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कोई भी सर्कुलर कॉइल है वो किसकी तरह बिहेव करेगी बेटा, वो बार मैग्नेट की तरह। आप समझो कैसे, ऑल्दो हम इसको डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे इसका, कि ये कोई कॉइल थी तो इसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न इसका भी तो ऐसे आता है। अगर मैं सर्कुलर कॉइल की बात करूं, ऐसे कोई कॉइल है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ऐसा है। ऐसा ही तो बार मैग्नेट में हो रहा है कि एक फेस नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा और एक फेस साउथ की तरह बिहेव करेगा। बाहर की तरफ अगर मैं बात करूं तो बेटा बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जानी चाहिए। अब देखो भाई, इस वाले केस में जब आप इस बार मैग्नेट को इस तरफ लेकर के आ रहे हो तो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में जो इस बार मैग्नेट का मूवमेंट हुआ वही कारण है किसका बेटा, वही कारण है यहाँ पे ईएमएफ का इंड्यूस होने का या फ्लक्स का चेंज होने का।
तो इसका मतलब ये क्या चाहेगा कि ये बार मैग्नेट इसकी तरफ आए नहीं, ये इससे दूर भागे, और इससे दूर भागे उसके लिए बेटा ये क्या करेगा, इस तरफ तो नॉर्थ पोल जनरेट करेगा और बैक साइड साउथ पोल जनरेट करेगा। ऐसे समझो बेटा आप कि आपके पास जो सर्कुलर कॉइल है वो ये थी, ये सर्कुलर कॉइल है आपके पास। इस सर्कुलर कॉइल के दो फेस होंगे, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। जब आप बार मैग्नेट को इस तरफ लेकर के आएंगे, मान लें कि आप इस बार मैग्नेट को ऐसे लेकर आ रहे हैं, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है तो देखो, और ये वाला साउथ पोल है। जब आप इसको पास लेकर आ रहे हैं तो ये लूप क्या चाहेगी कि भैया इसी ने क्या किया है, फ्लक्स चेंज करने की कोशिश की है। और ये फ्लक्स क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि ये इधर मूवमेंट कर रहा है। तो एक काम करो, इसको क्या कर दो, इसको पीछे की तरफ भेज दो, यानी कि ये इसको रिपेल करना चाहेगा और ये नॉर्थ फेस है तो इधर नॉर्थ फेस जनरेट होगा और इस तरफ साउथ फेस जनरेट होगा। तो अगर इधर नॉर्थ फेस जनरेट हुआ, बेटा ध्यान से समझना, ये सर्कुलर कॉइल है, इधर नॉर्थ फेस और इधर साउथ फेस जनरेट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे रहेंगी, ये नॉर्थ और ये साउथ, इस तरीके से। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे रहेंगी तो करंट ऐसे इंड्यूस हो गया। करंट कैसे, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को क्या करें बेटा, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो आपको डायरेक्शन पता लग जाएगी, किसकी, करंट की डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी। देखो भाई, ये वाला नॉर्थ बना, ध्यान से देखो, ये वाला फेस है ना, इस तरफ वाला नॉर्थ बना, ये ऐसे बेसिकली 2D के अंदर फिगर है, ऐसे लूप है। तो बेटा इधर वाला नॉर्थ बना और इस तरफ वाला साउथ बना। अब देखो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, ये कहाँ से आप ऑब्जर्व करें उस पर डिपेंड करता है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसको यहाँ से देख लीजिए, इस तरफ से देखिएगा, क्योंकि उधर से कोई देखेगा तो अलग आंसर बता रहा होगा। मैं इस तरफ से देख रहा हूँ बेटा। जब आप इस तरफ से देखेंगे तो नॉर्थ ही और साउथ ही, तो देखो क्या हो रहा है, करंट ऐसे बन रहा है। तो जब आप इसको ऐसे देखेंगे और इस साइड से देखेंगे, समझ में आ रही है बेटा कि आप देखो ये नॉर्थ बना और ये साउथ बना, और आपकी जो लूप है वो लूप ये है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, यानी कि करंट ऐसे बन रहा है। तो जब ऐसे बन रहा है और आप इधर से देख रहे हैं तो ये आपको कैसे डायरेक्शन दिखाई देगी, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देने वाली है। सो दिस विल बी द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगले केस में देखो बेटा कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये दूर जा रहा है, तो ये कहेगा कि दूर नहीं जाना चाहिए, ये तो मेरी तरफ आना चाहिए। तो इस केस में बेटा ये इसको अपने पास लेके आना, तो ये वाला साउथ और ये वाला फेस नॉर्थ बन जाएगा। ये वाला फेस नॉर्थ बेटा, ये वाला फेस साउथ बन जाएगा। तो आप देखो ये नॉर्थ, ये साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आएंगी वो ऐसे आ रही होंगी, इस तरीके से आ रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे जब आएंगी तो करंट आपका ऐसे बहेगा। तो यानी कि ये आपको इस तरफ से आप देख रहे हैं बेटा, तो इस तरफ से देखने पे आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देगी। ये आपको कैसे डायरेक्शन दिखाई देगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई देगी। अगला केस देखो बेटा, ये इसके पास आ रहा है, ये रिपेल करेगा, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, समझ में आ गया। तो बेटा उस केस में क्या होगा, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो तो नॉर्थ से साउथ इस तरीके से रहेंगी, नॉर्थ से साउथ रहेंगी ऐसे। तो बेटा इस केस में भी जो डायरेक्शन आएगा वो यहीं से देख रहे हैं बेटा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गया। इस वाले केस में बेटा ये दूर जा रहा है, ये साउथ है, तो वो यहाँ पे नॉर्थ जनरेट करेगा, अपने पास खींचना चाहेगा, और ये वाला साउथ जनरेट करेगा, नॉर्थ से साउथ। तो बेटा ये कैसी डायरेक्शन होगी आप देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। तो इस तरीके से आपको लेंज लॉ की मदद से क्या आना चाहिए, डायरेक्शन देखना आना चाहिए, किसका, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इंड्यूस्ड करंट का। बेटा देखो आप अगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकाल लेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी आ जाएगी, क्योंकि वो तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। वो भी करेंगे बात आने वाली क्लासेस के अंदर। चलो बेटा ये देखते हैं क्वेश्चन और, कि ये कोई एक इनफाइनाइट वायर है बेटा, इस लूप को आप इस तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो आपकी क्या डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की।
आई करंट है बेटा, और इस लूप को ऐसे लेकर के जा रहे हैं, 20 स्पीड से इधर, इसको 20 स्पीड से ऐसे लेके जा रहे हैं। ये दो केस है। इन दो केस में बेटा एक बार डायरेक्शन एक बार ज़रा देखो कि क्या डायरेक्शन आएगी। ये आई करंट है, इसके अबाउट ये कोई क्लोज लूप है बेटा, और इसको हम ओमेगा से घुमा रहे हैं उस लूप को। ये देखो बेटा, ये 4 केसेस हैं। इन 4 केस के अंदर हम डायरेक्शन पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या डायरेक्शन होगी इसकी। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रॉस में है, और ये तो भाई दूर जा रहा है इससे। जब ये दूर जा रहा है तो इसका मतलब इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रहा है, इसलिए क्या करेगा बेटा, ये क्रॉस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। तो बेटा यहाँ पे जो करंट की जो डायरेक्शन आई वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये घट रहा है तो ये अंदर की तरफ ही जनरेट, अच्छा सॉरी, अंदर की तरफ जनरेट करेगा, तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज आई ना, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगी। इस वाले केस में देखो कि इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड बेटा क्रॉस डायरेक्शन में है, लेकिन जब ये जो लूप है जब ये इस तरफ मूव करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि फील्ड भी उतना ही है, एरिया भी उतना ही, कोई चेंज नहीं आया बेटा। तो इस केस में क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर जो करंट इंड्यूस होगा बेटा, दैट विल बी ज़ीरो। कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा इस केस में। इस केस में अगर बात करें कि हमने इस लूप को ओमेगा से घुमाना शुरू कर दिया बेटा ऐसा, तो बेटा इसको अगर ओमेगा से घुमाना शुरू कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अभी भी फ्लक्स उतना ही है। तो यहाँ पे भी जो ईएमएफ या जो करंट आपका इंड्यूस होगा वो ज़ीरो होगा। देखो बेटा, इस वाले केस में अगर मैं बात करूं कि करंट तो इस तरफ है और करंट लगातार बढ़ता जा रहा है, मैं कहता हूं कि इस केस में भी जो ईएमएफ इंड्यूस आएगा या जो करंट इंड्यूस जो आएगा वह ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि बेटा कारण क्या है कि देखो ये जो करंट जो है ये कैसा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसे कंसेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, और इसका एरिया वेक्टर है वो तो उसके क्या है, उसके परपेंडिकुलर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है। तो इसके अक्रॉस तो फ्लक्स हमेशा ही कितना है, फ्लक्स हमेशा ज़ीरो है। तो यानी कि कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, और ऑलरेडी जो फ्लक्स है वो इनिशियली भी ज़ीरो था और बाद में भी ज़ीरो है, तो उसमें किसी तरह का कोई चेंज आपका नहीं आएगा। तो इस तरीके से बेटा हम क्या करेंगे, हम जो लेंज लॉ है उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से जो करंट है इंड्यूस्ड करंट, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को देख सकते हैं। और देखो बेटा और बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। देखो आया हुआ क्वेश्चन बेटा ये जेई में कि ये यहाँ पे बेटा कोई क्लोज लूप रखी है और
आप यहाँ से किसी एक बार मैग्नेट है कोई बेटा, इस बार मैग्नेट को आप रिलीज कर देते हो, इट इज़ रिलीज्ड, है ना। ऐसे यहाँ पे ऐसे मानो कि ऐसे यहाँ कोई कॉइल थी और आपने यहाँ से बार मैग्नेट को रिलीज कर दिया बेटा। अब आपको बताना, अच्छा ये जो है इसकी एक्सेलरेशन बेटा ए है, इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है बार मैग्नेट का वो ए है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। करें बेटा ज़रा एक बार आप, देखो भैया इसको दो तरीके से समझा जा सकता है कि अगर ये कॉइल नहीं होती तो भैया बार मैग्नेट की एक्सेलरेशन किसके बराबर होती, वो जी के बराबर होती, ठीक है। लेकिन ये बार मैग्नेट इसकी तरफ ही आ रहा है, तो यही कारण है किसका बेटा, यही कारण है मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलने का। या आप ऐसे भी बोल सकते हो ग्रेविटी इज द रीजन, ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वही रीजन है यहाँ पे किसका, फ्लक्स का चेंज लाने के लिए। इसलिए क्या होगा, ये उस जी को यानी कि ग्रेविटी को ही क्या करना चाहेगा, ख़त्म करना चाहेगा। तो बेटा ये क्या करेगा, ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इसको ऊपर की तरफ धक्का देने की कोशिश करेगा, तो ए की वैल्यू लेस देन जी हो गई। एक और तरीका आपका, ये इसकी तरफ आ रहा है, ये रिपेल करना चाहेगा, इसको साउथ और इसको नॉर्थ बनाना चाहेगा। साउथ साउथ बेटा रिपेल करेंगे तो अब जो उसकी जो ए की वैल्यू जो जी थी अब वो ए नहीं रहेगी, अब वो जी नहीं रहेगी, सॉरी अब वो जी से कम हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख सकते हो, देखिए ज़रा कुछ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कि ये आपका कॉइल है बेटा, है ना। इस बार आपने क्या किया, ये नॉर्थ और ये साउथ यहां पे रिलीज किया, इसको आपने ऐसे रिलीज किया बेटा। अब आपको बताना है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है बेटा, इसकी एक्सेलरेशन ए ही है। अब आपको बताना है कि अब ए की वैल्यू क्या रहेंगी। ऑप्शन सेम है, अभी भी सारे चारों ऑप्शन सेम है। तो अभी भी क्या कारण है, इस बार ये दूर भाग रहा है, वही तो कारण है फ्लक्स को बदलने का। तो इस बार ये क्या चाहेगा, इसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा। अपनी तरफ खींचना चाहेगा तो भी देखो क्या हो गया, ए डाउनवर्ड थी, कुछ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लगी, तो ए की वैल्यू अभी भी बेटा क्या रही, ए की वैल्यू अभी भी लेस देन जी रही। ए की वैल्यू अभी भी आपकी क्या रही बेटा, ए की वैल्यू अभी भी लेस देन जी रही। क्लियर है। और देखते हैं, इस चैप्टर में अगर आपको डायरेक्शन देखना आ गया कि भाई फ्लक्स की जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, करंट इंड्यूस हुआ है, उसकी डायरेक्शन क्या है, तो बड़ा आसान हो जाएगा, वरना फिर मुश्किल रहेगा हमारे लिए, है ना। ये देखो बेटा, ये इतने रीजन के अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, और ये कोई क्लोज लूप है बेटा। आप इसको इससे बाहर की तरफ लेकर के आ रहे हैं, आपको बताना है इसमें ईएमएफ करंट की डायरेक्शन क्या है। एक बेटा ये है, ये अनंत तक फैला हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, ये इनफाइनाइट रीजन के अंदर प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या होगा, ये लूप है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, आप इसको क्या कर रहे हो, इसको v वेलोसिटी से बाहर की तरफ लेकर के आ रहे हो। समझ में आ रहा है, ये लूप होगा, आप इसको ऐसे बाहर की तरफ लेकर के आ रहे हो इस तरीके से। तो इस केस में क्या डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन आपको बतानी है।
देखो भाई, जब आप इसको बाहर की तरफ लेके आना शुरू करोगे बेटा, तो धीरे धीरे इस रीजन के थ्रू, इस एरिया के थ्रू क्या होना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड घटना शुरू हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाने का चाहेगा, अंदर की तरफ ही। तो इस केस में बेटा जो डायरेक्शन आएगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये इनफाइनाइट रीजन के अंदर प्रेजेंट है, तो देखो बेटा फील्ड के अंदर या फ्लक्स के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, उतना का उतना ही है। तो इस केस में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा या जो करंट इंड्यूस होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। करंट आप देखो ना कि ये अनंत रीजन तक फैला, आप इसको चलाते जाओ, हमेशा बी भी उतना ही है, ए भी उतना ही है, थीटा भी उतना ही है, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई तो इंड्यूस होगा ही नहीं ईएमएफ। और इसी सेम सिमिलरली इस वाले केस में करंट और ईएमएफ दोनों में जो इंड्यूस्ड की जो वैल्यू है वो जीरो रहने वाली है, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में क्या करें, उसको मूव करवाते जा रहे हो, कोई चेंज इसमें फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं हो रहा है। तो बेटा इस केस में भी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है दैट विल बी जीरो, या जो करंट इंड्यूस्ड है दैट विल बी जीरो। तो ये लेंज लॉ पे बेस्ड एग्जांपल्स थे। आप इस तरह के और क्वेश्चंस देख सकते हैं, जो पॉसिबल थे वो मैंने सब करवा दिया है उस केस में। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस फैराडेज लॉ, और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तब तक आप लेंज लॉ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।